प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का आज एक वर्चुअल इजलास हुआ है जिसमें यह फैसला किया गया है कि किसी भी किस्म की कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। और दूसरी तरफ शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि अगले हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर EVM के हवाले से कानून साजी कर ली जाएगी। और खबरें यह हैं कि बुध को शायद एक मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है जिसमें यह बिल मंजूर कर लिया जाएगा। अब अगर ये बिल मंजूर कर लिया जाता है तो अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, अपोजिशन क्या करेगी। और दूसरा, अगर EVM के हवाले से ये कानून मंजूर कर भी लिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन तो EVM से इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, तो अमली तौर पर क्या होगा। ये एक सिनेरियो है जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या है ऐसी सूरत हाल में। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब से, टेलीफोनिक रब्ता गुफ्तगू। अब उससे जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि नवाज शरीफ साहब 3 मौज़ूआत पर बात हुई है। एक तो ये कि चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली या वज़ीर आला पंजाब में से किसी एक के खिलाफ फौरी तौर पर और फिर बाकी दोनों के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयारियां की जाएं। ये मौलाना और इस पर नवाज शरीफ साहब के दरमियान इत्तफाक हुआ है। ये खबरें चल रही हैं और साथ में पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लाने की अहमियत पर बात हुई कि पीपल्स पार्टी को साथ में शामिल किया जाए, इससे अपोजिशन का वजन बढ़ेगा। इस पर अपोजिशन क्या कहती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है उसने कल पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और फिर परसों से पूरे पंजाब में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इससे आटे का बहरान पैदा होने का खतरा हो गया है। इससे पहले आप जानते हैं कई किस्म के बहरानों का सामना रहता है मुख्तलिफ चीज़ों पर, और आज जो है ये फ्लोर मिल्स का भी हड़ताल का ऐलान हो गया है। तो क्या होगा, हुकूमत इसको कैसे टैकल कर रही है। और फिर शौकत तरीन साहब ने ये हमें इत्तला दी है, वो कहते हैं कि डॉलर 167 रुपये का होना चाहिए, लेकिन ये जो महंगा है 8-9 रुपये सट्टाबाज ले जाते हैं। तो ये शौकत तरीन साहब इत्तला दे रहे हैं कौम को, तो हुकूमत इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करती, इसको रोकती क्यों नहीं है। इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है PDM के। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मंदोखिल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर उमेश कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले हाफिज़ साहब, ये किसी भी किस्म की कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे या सिर्फ जो EVM से मुताल्लिक कानून साजी हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनेगी PDM या अपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो PDM का फैसला आज का नहीं है, पहले से मौजूद है। जब पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा रही उस वक्त भी PDM का फैसला यही था कि हम किसी भी किस्म की कानून साजी में हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत अवामी मैंडेट के नतीजे में वजूद में नहीं आई। जब एक हुकूमत अवामी मैंडेट के नतीजे में ना हो और वो मुसल्लत हो ताकत के ज़रिए एक जेली और बोगस तरीके से, उससे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बैठेंगे तो इसका माना ये है कि आप इस हुकूमत को जायज़ समझते हैं। फिर भी पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन में जितनी भी पार्टियाँ हैं, बशमूल पीपल्स पार्टी की और PDM की तमाम जमातें, वो बैठ गई स्पीकर के साथ। लेकिन स्पीकर को कहा गया कि जो कुछ आप अपोजिशन से चाहते हैं सरकारी पार्टी, वो रिटन तहरीर में हमें भिजवा दें। ठीक। जो तहरीर मैंने पढ़ा नहीं है, जो मैंने सुना है शायद खाकान अब्बासी वगैरह से, कि वो तहरीर जो उन्होंने अपोजिशन को लिख के भिजवाया है वो भी बदनीयती पर मबनी है। अच्छा। जो ज़बानी तौर पर वो कुछ कहते हैं लेकिन तहरीर में जो उन्होंने लाया वो कुछ और है। तो जब हुकूमत का ये रवैया हो मुनाफिकाना, तो फिर आप मुझे बताइए कि अपोजिशन कैसे उनके साथ बैठी है। ठीक है। और ये बजिद है ये हुकूमत अपनी अक्सरियत के बलबूते पर कि मैंने खामखा EVM मंजूर करना है। ठीक है। अक्सरियत की बुनियाद पर। एक तरफ ये कहते हैं कि आप किसी किस्म की जी, आप जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि किसी किस्म की कानून साजी इस पार्लियामेंट से नहीं हो सकती, जाली पार्लियामेंट है, जाली हुकूमत है, फिर आप अपना बिल क्यों लेकर आ रहे हैं इसी पार्लियामेंट के अंदर जिसको आप मानते नहीं हैं? EVM के हवाले से हमने कोई बिल नहीं लाया। नहीं, EVM के हवाले से हमारे बिल सुना है। अभी जो पिछले इजलास में आप एक बिल लेकर आए जिसमें हुकूमत की पूरी नहीं थी, बिल तो था ना। मेरी बात सुनिए, मैं तो उसकी मैंडेट को कह रहा हूँ कि वो चोरी है। मेरा मैंडेट तो चोरी का नहीं है। ठीक है। मेरा मैंडेट तो चोरी हुआ है। एक तरफ मेरी मैंडेट चोरी हुई है,
मेरे घर से मेरा मैंडेट, मेरा सामान चोरी हुआ है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि तुम अवेला भी ना करे, बिल भी न लाए कानून साजी के लिए। मैंडेट तो उन्होंने चोरी किया है, लिहाजा चोरी की सजा तो उनको मिलनी चाहिए। आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं कि तुम बिल क्यों ला रहे हो? ठीक, मैंने तो चोरी कुछ नहीं किया। सही है। तो लिहाजा बुनियादी तौर पर बात यह है कि इस हुकूमत ने रोज अव्वल से ये कसम उठाई है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी नहीं करनी है, ऑर्डिनेंस के जरिए हमने तमाम चीजें लागू और मुसल्लत करनी है और अपने मर्जी के मुताबिक। लिहाजा ये नाम है जमहूरियत का, ये आमिरियत है, ये नाम है जमहूरियत का, ये सिम मार्शल्ला है, खामोश मार्शल्ला है, गैर एलानिया। इस किस्म की हुकूमतें नहीं चलती, नहीं इस किस्म की कानून साजी चलेगी। अगर वो एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, एक तरफा EVM मुसल्लत करेंगे, इस मुल्क में सियासी आदमी इस्तेहकाम आएगा, पॉलिटिकली तौर पर अनस्टेबिलिटी आएगी और इसमें अफरा तफरी पैदा होगी, इसमें इंतशार। फिर आप इलेक्शन कैसे करेंगे? सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर तकरीबन 4 करोड़ वोट लिए। बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब, लेकिन अगर वो आप कहते हैं कि एकतरफा तौर पर मुसल्लत करेंगे तो अफरा तफरी होगी, लेकिन मेरा सवाल फिर आपसे कादिर मंदोखेल साहब ये होगा कि क्या करेंगी ऑपोजिशन, क्या करेगी अगर हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाती है, अपनी तादाद पूरी करती है और EVM का बिल पास करा लेती है, तो आपके पास ऑप्शन क्या, आप क्या करेंगे? आप तो वही जलसे जुलूस एहतजाज कर रहे हैं, वो पहले भी कर रहे हैं, दोबारा कर लेंगे और कर लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा हुकूमत को? मंदोखेल साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि कल और परसों एक तरफ तो आप ये चीज मान ले कि अपोजिशन की मुश्तरका जदोजहद से हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो गई है। 11 तारीख को जो ज्वाइंट सेशन इसने कॉल की थी वो विड्रॉ करना पड़े चंद घंटों के बाद, और उस एक दिन पहले जहां शहबाज शरीफ साहब ने और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपोजिशन रहनुमाओं को खाने पे बुलाया था और वहां एक स्ट्रेटजी तय हुई है, तो उसके बाद आपको ये समझ लो कि इसे 2 दिन, बल्कि पिछले हफ्ते इसी हफ्ते के स्टार्टिंग में पीर मंगल को हमारे 2 बिल पास हो गए और हुकूमत के एक बिल हमने मुस्तरद किए, जिसमें मेरे एक बिल था जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ तो एक शिकस्त उनको नजर आ गई है। अब फिर उसके बाद जब हुकूमत ने घुटने टेक दिए, जैसा हाफिज साहब बता रहे हैं, उस वक्त भी उनकी नीयत साफ नहीं थी और आज भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने कहा कि ठीक है, जब वो पसपाई उनको रिसवाई उनके मुकद्दर में लिख दिया गया तो उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, स्पीकर को जिम्मेदारी दी गई है कि स्पीकर अपोजिशन से बात करे। सही, अभी बात शुरू की नहीं है। आप मीडिया के तौर से कल और परसों जहां मैं टॉक शो में बैठता हूं तो वो बता रहे कि मंगल को ज्वाइंट अपोजिशन का ज्वाइंट सेशन होगा जी। तो भाई एक तरफ तो आपने हमसे बातचीत शुरू किया, दूसरी तरफ आपने मंगल के दिन दिए, आज आप बता रहे हो कि बुध के दिन है। बहरहाल हम ज़हनी तौर तैयार है, हमें पार्टी की आदत की तरफ से ये क्लियर मैसेज है कि हम स्टेशन नहीं छोड़े, हम इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे। हाँ, लेकिन देखिए ना, ये जो आप सेलिब्रेशंस कर रहे हैं कि जी हमने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, हुकूमत को विड्रॉ करना पड़ा ज्वाइंट सेशन, आपकी ये सेलिब्रेशन या खुशी तो तभी तक है ना जब तक अगला सेशन नहीं होता। अगले सेशन में अगर वो बिल पास करा लेते हैं, EVM कानून बन जाता है, तो आपकी वो सेलिब्रेशन तो 1 हफ्ते की रही ना, इसका कोई मान ही नहीं रहा। अब एक बात बताए, पहले तो मैं इस कठपुतली न्याजी हुकूमत से ये कहना चाह रहा हूं, ये जो कहते हैं कि हम इसी भी EVM जी ATS भी जहन में रख लें, 2018 का ATS जो बैठ गया हमारे, हमें तो अच्छी तजर्बा है जी, उनको भी तजर्बा है कि किस तरह RTS सिस्टम बिठा के उन्होंने कैसे PTI को जिताया, ये पूरा पाकिस्तान क्या दुनिया को पता है। हाँ। दूसरी बात ये कि जब ये इलेक्शन, पहले तो ये आदमी है कौन इलेक्शन कराने वाला, ये तो अपोजिशन आज अगर मजबूत हो जाए तो ये चंद दिन का मेहमान है अदम एतमाद का। चलो खुशकिस्मती से या हमारी बदकिस्मती से ये टेन्योर पूरा भी कर लेता है, तो टेन्योर पूरा करने से 3 महीने पहले आएगा निगरान सेटअप। निगरान सेटअप भी इलेक्शन सुपरवाइज करेगी, इलेक्शन कराना जो ना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है, अब आप इलेक्शन कमीशन के काम देख लें, इलेक्शन कमीशन ने तो अदम एतमाद उसके ऊपर जाहिर किए, इलेक्शन कमीशन ने तो 37 एतराजात लगाई दिए, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि ये फिजिबल नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने तो दुनिया भर की मिसालें दी है। अमेरिका जैसा सुपर पावर में भी आधे रास्तों में इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए, आधे मैनुअल
बर्तानिया जितना सुपर पावर वो उन्हें मुसरत कर चुका है, इस तरफ यूरोप ये ईवीएम पे हम अभी बात करते हैं मंदोखेल साहब, इस पर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं स्पेसिफिकली, लेकिन पहले इसके बिल पर बात कर लें, क्योंकि ईवीएम तो तभी आएगी ना जब बिल आ जाएगा और ये कानून बन जाएगा। मुझे एक सवाल डॉक्टर रमेश कुमार से करने दें, मैं फिर आपके पास वापस आता हूं मंदोखेल साहब, लेकिन रमेश कुमार साहब मुझे ये जी रमेश कुमार साहब मुझे सवाल तो पूरा करने दें, जवाब आपका। अब आपने जो सवाल किए कि ये अगर बिल पास भी कर लेते हैं, अब आप मुझे बताओ, जो पाकिस्तान की आधी ज्यादा आबादी की जो नुमाइंदगी कर रहा है, बल्कि ज्यादा 75% अपोजिशन वो इस ईवीएम सिस्टम को मुसरत कर रहा है, ठीक है, कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन उसको मुसरत कर चुकी है। अब आप इसी सिस्टम के तहत अगर इलेक्शन कराएंगे ये तो अगर कोई मुश्तरका इजलास बुलाकर एक कानून पास कराते हैं तो ये क्या गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा मंदोखेल साहब? ठीक है, ना तो गैर कानूनी होगा ना गैर आईनी होगा, फिर ठीक है। मगर आप मुझे एक बात बता दें कि जो उनके पास तादाद ज्यादा है ये बिल पास तो करा देंगे, लेकिन आप मुझे बताओ जिस अदारे के जरिए आप इलेक्शन कराना चाह रहे हो वो उसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमेश कुमार साहब, आपने मुश्तरका इजलास बुला लिया, ईवीएम का कानून पास करा लिया, लेकिन जिस इदारे ने इलेक्शन कराने हैं वो कहते हैं जी हम नहीं करा सकते, हमारी इस्तेदाद ही नहीं है। उन्होंने जो 37 एतराज़ात लगाए हैं उसमें से शायद 25 तो ऐसे हैं जो उनकी अपनी सलाहियत से मुताल्लिक हैं कि जी हमारे पास ये सलाहियत नहीं है, हमारे पास वेयर हाउस नहीं है, हम मशीनों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास तरबियत करने की लोगों के पास क्या टाइम या मार्जिन या सलाहियत नहीं है। आप कराएंगे कैसे? अगर कानून बन भी गया तो कैसे होगा? इलेक्शन कमीशन कराना नहीं चाहता। रमेश कुमार साहब। असद थैंक यू। मैंने मेरा भाई हाफिज अब्दुल्ला भी बैठा है, मेरा दोस्त है, और कादर मंदोखेल ने भी हमारे साथ ह्यूमन राइट्स में काफ़ी काम किया हुआ है, हमने मिलके काम किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक। देखें, कंसेंसस हर चीज़ में अच्छा होता है, स्पेशली इलेक्शन कमीशन के हवाले से, मगर हम पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मेरे भाई कादर भाई ने बात की कि गवर्नमेंट के दो गवर्नमेंट के बिल नहीं थे। प्राइवेट मेंबर डे जो होता है उसके अंदर चाहे गवर्नमेंट का एमएनए हो चाहे अपना अपोजिशन का एमएनए हो, वो प्राइवेट मेंबर डे का ही बिल होता है, उसके ऊपर वो गवर्नमेंट की कोई तैयारी नहीं होती और उसकी काउंटिंग या कोई गवर्नमेंट या अपोजिशन की हार जीत नहीं होती। दूसरी चीज ये कि सारे मेंबरान जो है वो हमारी गवर्नमेंट के जितने मेंबरान है वो सारे चाह रहे हैं, इवन अपोजिशन के ये जो बिल है ईवीएम का और इलेक्ट्रो रिफॉर्म का और नैब रिफॉर्म का, ये दोनों बिल जो है वो इसी हफ्ते में होने चाहिए, क्योंकि अब लैंगरान काफ़ी चीज़ें हो गई है, मेंबरों को बाहर भी जाना है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी मेंबर जो है वो बाहर, जिनकी फैमिलियां हैं वो बाहर नहीं गए हैं, कुछ उनकी अपनी मसरूफियात भी हैं। सब मेंबरों की ये ख्वाहिश थी कि इसको लास्ट वीक में होना चाहिए। लास्ट वीक में जो ये पोस्टपोन की गई, मैं समझता हूं ये पोस्टपोन कोई गवर्नमेंट को किसी चीज का ये खदशा नहीं था कि कोई इतादी जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है या कोई मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको क्लियर बताऊं, ये इशू नहीं था, क्योंकि अगर आप इतादियों की बात होती तो यही एमक्यूएम थी, यही क्यू लीग थी जिन्होंने नेशनल असेंबली में इस बिल को यूनानिमसली पास किया था, सारे इतादियों ने मिलके। और फिर सेनेट में जब बिल पहुंचा तो सेनेट में बिल पहुंचने के बाद एक फिर डेवलपमेंट आई कि अपोजिशन ने कहा कि हम आपके साथ इसके ऊपर कंसेंसस पैदा करने के लिए तैयार हैं। फिर मौलाना फजल रहमान ने जब मियां साहब से बात की कि अगर आप पार्लियामेंट के किसी भी ऐसी लेजिस्लेशन का हिस्सा बने तो फिर मैं पीडीएम जो है वो तोड़ दूंगा या आप पीडीएम का हिस्सा नहीं रहेंगे, जिसके बाद फिर पीएमएलएन ने जवाब दे दिया सेनेट के अंदर और फिर वो चैप्टर वहां पे रुक गया। जब रुक गया तो हमने कहा अब कंसेंसस नहीं हो रहा है और सेनेट में हमारी अक्सरियत नहीं है, तो हमने इस बिल को असेंबली में रेजोल्यूशन करा के इसको दोबारा ज्वाइंट सेशन के लिए रेफर करा दिया। लास्ट वीक जब ज्वाइंट सेशन के लिए रेफर कराया तो फिर अपोजिशन की तरफ से ये बातें आई कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, ये नहीं मान रहा है, और इस चीजों के ऊपर कंसेंसस। इलेक्शन कमीशन की जो बात की जाती है कि उनकी सर्टिफिकेशन, मैं समझता हूं ये जरूरी है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए, मगर ये सारा काम जो है वो लेजिस्लेटर बात होनी चाहिए। अब सारे लेजिस्लेटर बैठे नहीं, कानून साजी से पहले होनी चाहिए। तो अब लेजिस्लेटर अभी एक हफ्ते से जो ये चीजें चल रही है जी। आप नहीं, मैं असद में बात कर रहा हूं। बात यह है कि अभी लेजिस्लेटर से अपोजिशन के रहनुमा से जब स्पीकर की तरफ से कांटेक्ट किया गया है तो वहां पे
बेएतमादी की बातें जरूर की जाती हैं, मगर इस हवाले से अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया। अगर कल भी कोई अपोजिशन की तरफ से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया कि हम इसके ऊपर आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इन दोनों बिलों के ऊपर कंसेंसस हो, सही है। तो ये कोई इजलास अभी बुलाया नहीं गया है। डॉक्टर साहब, ये हमारी सोच है कि बिल जो इजलास है जी, वो अब डॉक्टर Tuesday या मेरा Wednesday सवाल को जो बुलाएं। था, मेरा तो बुनियादी अगर सवाल का opposition जवाब की- दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि आप ये बिल मंजूर करा लेते हैं, चलिए जी, ऑपोजिशन नहीं बैठ रही आपके साथ, आप कहते हैं कि जी हमें फिर जबरदस्ती, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं कर लें। लेकिन जो मेरा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन अगर इसके पर तैयार नहीं है तो आप इसको मंजूर करा के करेंगे क्या? देखिए, एक तरफ अगर सोचा जाए कि इलेक्शन कमीशन को जो कानून असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर बनाते हैं उसको अडॉप्ट करना है, दूसरी तरफ ये भी आपकी बात सही है कि जो इदारा उसकी जो है वो सर्टिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि कल अगर वो इदारा अगर उसके ऊपर कोई उंगलियां उठती है उसके प्रोसीजर के ऊपर, तो वो कहेगा कि हमने पहले ही ये रिकमेंडेशन दी थी कि इस प्रोसेस को जो है वो हम नहीं कर सकेंगे, और इस वजह से जो शिकायतें आ रही है वो, तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन मार्क जरूर चीजें होंगी। इस हवाले से दोबारा इस चीजों के ऊपर बैठ के कंसेंसस के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन अगर बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, नैब रिफॉर्म हो और दूसरा फॉरेन पॉलिसी हो। मेरी हमेशा ये पॉलिसी रही है, मेरी सोच रही है कि ये तीन चीजें हैं। मुल्क को अगर मुस्तकिम तौर पर अगर आगे बढ़ा के लेके जाना है, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं हो कि किसी को अगर किसी को एहतसाब के जकड़ में लाया जाए तो वो ये नहीं कहे कि मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, अगर कोई हारा जाए तो वो ये नहीं कहे कि मेरे साथ जो है वो इलेक्शन में धांधली हुई, और अगर फॉरेन पॉलिसी हो तो इंटरनेशनली एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान की सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो यूनाइटेड हैं और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बहुत अच्छा इमेज जाता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। मगर पाकिस्तान के अंदर मैंने 2002 से लेकर 2002 से लेके आज तक जो है 2002 से लेके आज तक मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये चीज नहीं देखी कि हमें सबसे पहले मुल्क को आगे रखना चाहिए कि मुल्क को, साहब, ये कंसेंसस डेवलप ना होने का जिम्मेदार ऑपोजिशन है या हुकूमत है आज इस वक्त? मैं देखें वैसे हुकूमत होती है, मगर मैं यहां पे जितनी हुकूमत को जो है वो इस हवाले से कसूरवार कहूंगा, उससे ज्यादा जो सीनियर पॉलिटिशियन है, जो तजर्बेगार हैं, जिनको माजी से सीखना चाहिए, जो माजी सीखने के लिए होती है, उनको एक पॉजिटिव रोल इख्तियार करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, आए हमारे साथ बैठे। वक्त इक़दार की एक अपनी अहमियत होती है, जो हुकूमत इक़दार में होता है और उसकी अपनी एक पोजीशन होती है। मगर जो सीनियर पॉलिटिशियन होता है, जैसे मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन हूं, मैं हमेशा अपने में जो है वो बात करता हूं कि नहीं, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। राइट सर, चले मैं आगे बढ़ता हूं। चीजें होंगी, बहुत सारा उनका वोट बैंक है, PMLN का अपना वोट बैंक है, पीपुल्स पार्टी का, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मैंडेट 50-50 है या 55-45 है, तो कम से कम उनका भी इन इश्यूज के ऊपर अगर सर्टिफिकेशन और कंसेंसस है तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी, हमारी पाकिस्तान की मईशत, हमारी पाकिस्तान की मुस्बत जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर जरूर पड़ता है। राइट जी, चलें हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये एक और मामला है, नवाज शरीफ साहब का मौलाना से रब्ता हुआ, क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं कि इसमें इस मौजू पर गुफ्तगू हुई है कि ये चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के जो पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयारियां की जाएं? मैं इसका जवाब दूंगा। आप अगर दो जुमले, जो सवाल बुनियादी तौर पर है EVM और इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, इस पर चंद जुमले आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये कि हुकूमत खामखा ज़रूर उस कानून साजी में दिलचस्पी लेती है जिसमें हुकूमत का पैदा हो। जहाँ कानून साजी की ज़रूरत हो वहाँ कानून साजी में दिलचस्पी लेती है, जहाँ मुशावरत में दिलचस्पी लेती है, कंसल्टेशन में दिलचस्पी लेती है। जहाँ ना हो बग़ैर मुशावरत के वो काम निकालते हैं। मसलन नेब के चेयरमैन के हवाले से आईनी तकाजा ये है कि अपोजिशन लीडर से बात करनी होगी, तो वहाँ से इमरान खान और इनके वज़राए ने गालियाँ देना शुरू की कि चोर से मैं क्यों बात करूँ। जब आप अपोजिशन लीडर को चोर कहते हैं तो फिर आईनी तौर पर तो ये ओहदा आईन ने दिया ना, आपने ऐवान के अंदर उसको तस्लीम किया एज अपोजिशन लीडर, तो फिर आप उनको चोर कहते हैं। वहाँ अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करते हैं, आर्डिनेंस के ज़रिए नेब चेयरमैन को
की तकर्री बरकरार रखी जाती है। जी, जो चीज़ें आपके सामने हैं, क्यों ये उनको सूट करता है, मुशावरत उनको सूट नहीं करता। ईवीएम में आ जाए, ईवीएम में ये क्यों मुशावरत की बात करते हैं, इस पर क्यों बजिद है मुशावरत की? वो इसलिए कि ईवीएम भी इनके फ़ायदे में जाता है। हमने तो मुशावरत की पेशकश की, लेकिन वो मुशावरत के लिए तैयार ही नहीं है। जब तैयार ही नहीं है, हम मजबूर हो कि हमने तो कानून साजी करनी है। जहां भी इनका फ़ायदा होगा वहां ये कानून साजी में दिलचस्पी लेंगे एक तरफा। फिर आप आ जाए इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के कायमा कमेटी में 37 इतराज़ात उठाए। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमती वज़रा, जिसमें स्वाति और फवाद चौधरी दोनों थे, उनके इतराज़ात और सवालात का जवाब देना चाहिए था। आपने देखा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी गालियां देनी शुरू की, इदारे को, इलेक्शन कमीशन के सरबराह चीफ को भी गालियां देना शुरू की। फिर उन्होंने वहां से इनको नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद आपको याद होगा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन पर फिर चढ़ाई की कोशिश की। पिछले दिन इमरान खान ने फिर इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। आज जो कमेटी बनी है मेरी इत्तला ये है, उस कमेटी में उन वज़रा में से वो वजीर भी शामिल है जिन्होंने इलेक्शन की तौहीन की। लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम तो जो कानून है उस पर अमल दरामद करते हुए, यानी इलेक्शन कमीशन ने कानून साजी तो नहीं करनी, एक कानून जो बनाकर पार्लियामेंट उसको दे देगी, उसने उस पर अमल दरामद करना है। तो इलेक्शन कमीशन कैसे उस कानून के रास्ते में? आपकी बात सही है। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन हो रही थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फैसला नहीं कर सकता था कि ये करना है या नहीं करना है? 1, 2, 3, 4 में वो फैसला नहीं कर सकते थे? उन्होंने क्यों बार बार हुकूमत को हवाले किया कि ये गलत है, इसकी तस्हीह करो, इनको दुरुस्त कर ले? वरना सुप्रीम कोर्ट तो भी तशरीह कर सकते थे, वो भी फैसला कर सकता था। कुछ जमहूरी रिवायात होते हैं, जमहूरी अक़दार होते हैं, इदारों का एहतराम होता है, उनकी सवालात का एहतराम होता है, उनके इतराज़ात का एहतराम होता है। जब आप इलेक्शन कमीशन को इदारा ही नहीं समझते, उनको कबाड़खाना समझते हैं, उनके इख्तियारात आप नादरा के हवाले करते हैं, तो इसलिए ये चाहते ये हैं कि तमाम इदारे मेरे इख्तियार में हो और आने वाले इलेक्शन भी मेरे इख्तियार में हो, जो फैसला हो वो। राइट, हाफिज साहब, अब वो सवाल बाकी है नवाज शरीफ साहब और होगा या वोटों से। जी सही। एक सवाल, वो सवाल मैं जवाब दूं, उस सवाल का मैं जवाब देता हूं। जहां तक मियां नवाज शरीफ, आपने ये इस सवाल का जवाब अगर आप इजाजत दें हाफिज साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, इसका तफसील से जवाब एक ब्रेक के बाद दे दीजिएगा। मुझे ब्रेक के बाद हाफिज साहब इसका जवाब दीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की मुलाकात में क्या तय पाया है तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब, अब आप कहिएगा कि जो सवाल मैंने छोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान क्या बातचीत हुई है तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से, और किसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है? देखिए, बुनियादी तौर पर मौलाना साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये इब्तिदाई राबिता नहीं है, इससे पहले भी राबिते हुए हैं। बार बार जब ज़रूरत पड़ती है तो लंदन से भी कॉल आती है और यहाँ से भी कॉल जाता है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक मौलाना साहब और मियाँ साहब की अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले बात हुई है जी, उसकी तफसीलात मुझे मालूम नहीं है बजाय खुद। ठीक, और अगर मालूम भी हो तो मेरे ख्याल में उसमें मीडिया पर लाना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि उसको पीडीएम के फोरम पर लाना ज़रूरी है। तो अगर मौलाना साहब और मियाँ साहब के दरमियान ऐसी बातें हुई है जिसकी निशानदेही आपने की, तो ये कल 15 नवंबर को 3:30 बजे वीडियो लिंक के जरिए, ज़ूम के जरिए पीडीएम का सरबराही इजलास होगा। ठीक है, अगर इस किस्म की बातें थी तो मौलाना उस फोरम पर, मौलाना साहब उस फोरम पर इन तमाम बातों को रखेंगे। तो ये बता दीजिए फिर आगे जो भी फैसला होगा, क्या ये बात पीडीएम के तमाम सरबराहों की मुशावरत से फैसला होगा। सही है हाफिज साहब, क्या ये ठीक है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि लाहौर जलसा अनाउंस करके उसको कन्वर्ट किया जाए लॉन्ग मार्च में, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसमें रिलक्टेंट हैं? शहबाज शरीफ साहब जो है वो कोई तारीख देने के लिए तैयार नहीं है लॉन्ग मार्च के हवाले से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक पीडीएम की इजलासों में मैं बैठता हूं,
कभी भी न मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस किस्म का इजहार किया है कि लाहौर में जलसा ना हो या लाहौर के जलसे के बाद फ़ौरन इस्लामाबाद मार्च ना हो। न शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म का इंदिया दिया है। फिर तारीख जो क्यों नहीं भी दी जाती? फैसले हुए हैं, जितने भी हुए हैं, मुशावरत से हुए हैं और इत्तेफाक से हुए हैं, तो इसलिए तारीख अभी तक तय नहीं हुआ है कि मुशावरत से ये तय हुआ है कि अभी तक तारीख तय नहीं हुआ है। जब मुशावरत होगी तो ये तारीख भी आ जाएगी। तारीख क्यों नहीं तय हो पा रही हाफिज साहब? इसमें क्या रुकावट क्या है तारीख के तय न होने में? ये हमारी तारीख इसलिए तय होने पाई कि हमारी हिकमत अमली यही है कि पहले हम मुल्क के दिगर अतराफ में सुबह में जलसे करेंगे। जब वक्त आएगा कि कब हमने इस्लामाबाद मार्च करनी है, टाइम क्या होगा, कौन सा टाइम ज़रूरी है, मुनासिब है, मुअस्सर रहेगा, ये हमारी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी का फैसला है। और कौन सा टाइम मुअस्सर रहेगा? क्योंकि जलसे करते हुए तो हाफिज साहब 1 साल हो गया तकरीबन आपको, पिछले 6 माह से तो मुसलसल जलसे हो रहे हैं। कौन सा टाइम आपके ख्याल में मुनासिब रहेगा? मेरे भाई बात सुनिए, यह तहरीक है। तहरीक में जुलूस, मुजाहरे, रैलियां और जलसे होती हैं। क्या पार्लियामेंट पर तो हम हमला नहीं कर सकते हैं? जैसे कि 126 धरने वालों ने पार्लियामेंट पे हमला किया, पीटीवी पे हमला किया, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरीट पे हमला किया, पुलिस स्टेशन पे हमला किया। एक तहरीक है, वो चल रही है। अब मैं क्या करूं? पीडीएम वाले किसी इदारे पे चढ़ाई करे या क्या करे? तो ये तहरीक है, यही जलसे हैं, यही मुजाहरे हैं, ये रैलियां हैं, एक बयानिया है। हमला करने का सवाल ही नहीं किया, मैं तो लॉन्ग मार्च का सवाल कर रहा था आपसे, जो कि एक आईनी और जमहूरी हक होता है किसी भी जमात का या इत्तेहाद का। लॉन्ग मार्च होगा, वो मुशावरत से फैसला होगा, मुशावरत से फैसला होगा। राइट सर, हम देंगे। चलिए हाफिज साहब, मैं बाकी दोनों मेहमानों के सामने एक और बहरान की खबर रखने से पहले मैं चाहूंगा कि आसिम रजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एसोसिएशन के, उनके सामने 2 सवाल रख दूं। आसिम रजा साहब, ये कल रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं और फिर पंजाब भर को लॉक कर रहे हैं मंगल से, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये आटे का मसला क्या है? देखिए भाई, गुजारिश ये है कि हम तो कोई ऐलान हड़ताल का नहीं कर रहे। आज 3 दिन हो गए हैं पिंडी की फ्लोर मिल्स को गंदम लोकली नहीं दी गई। जनूबी पंजाब से कहा गया उठा के लाएं जी। अब गुजारिश ये है कि 100 रुपया 20 किलो की ग्राइंडिंग चार्जेस है, 300 रुपया बोरी का किराया आएगा, 80 रुपये थैले पे किराया आ गया, 20 रुपये का खाली थैला है, बारदाना है, तो क्या गंदम भर के लोगों को दे दें? ये तो डिपार्टमेंट की अपनी नाअहली है जिन्होंने बर वक्त ट्रांसपोर्ट नहीं की। दूसरी चीज ये है कि जो 25% ट्रांसपोर्टेशन रखी गई थी वो 4 डिवीजन्स की थी, जिसमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और साथ में लाहौर था। हमने डिपार्टमेंट के साथ जब ये मामलात चले, जब पॉलिसी आई, तो 4 नुकात पे हमारा एजेंडे पे प्रॉब्लम थी, जिनमें से 2 जो थे उसी टाइम सेटल हो गए, रेशो वाला और मिनिमम पर बॉडी वाला। 2 थे ग्राइंडिंग चार्जेस और ये ट्रांसपोर्टेशन वाला। ये कहा गया कि ये कैबिनेट करेगी। आज 1.5 महीना गुजर गया, कैबिनेट का कोई डिसीजन नहीं आया। कहा यह गया कि चूंकि हमारे मिनिस्टर काम नहीं कर रहे, लिहाजा हम अभी कैबिनेट में पेंडिंग पड़ा। आसिम साहब, ये बताइए कि ये आर्जी मसला है, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है हुकूमत नहीं किसी वजह से कर पाई और आइंदा दिनों में वो कर लेगी तो आपको लोकली गंदम मिल जाएगी, या ये मुस्तकिल तौर पर हुकूमत ने पॉलिसी बना दी है कि अब आप आज से ऑनवर्ड्स आइंदा आप जनूबी पंजाब ही से जाकर गंदम लिया करेंगे, चाहे आप इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, रावलपिंडी में काम कर रहे हैं, चाहे आप लाहौर में काम कर रहे हैं? पिछले साल एक इंटरिम पॉलिसी आई थी जिसकी कुछ कंटिन्यू करते रहे, उसमें कोई पॉलिसी नहीं आई थी। वो इसलिए आई थी कि पिछले साल मुल्क में गंदम काम थी और उसमें गंदम काम थी और उसमें 20% रखा गया कि हमारे पास लोकली गंदम अवेलेबल नहीं है, तो डेफिसिट एरिया ट्रांसपोर्ट करके ले आए। उसको मद्देनजर रखते हुए इस दफा उन्होंने पॉलिसी में 25% डाल दिया, जिसको हमने एतराज किया कि ये हम नहीं कर सकते, जिसपे ये कमेटी बना दी गई कि कैबिनेट के डिसीजन के बाद फैसला होगा। कैबिनेट का फैसला टिल दिस टाइम नहीं हुआ। ये जो फैसला हुआ था कि जी आपको जनूबी पंजाब से गंदम मिलेगी, वहां से लेकर आए, जिसमें आप कहते हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसमें आप ऑन बोर्ड थे? आपसे मुशावरत हुई? आप जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे मशवरा करके फैसला किया गया? जी नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। ये वन साइडेड हुआ था। अगर मुशावरत हुई होती तो लोकली जो हमने ग्राइंडिंग चार्जेस बनाए हुए हैं उनके अंदर हमारे गोदाम से मिल तक के चार्जेस अकाउंट फॉर हुए होते हैं, वो देख लिए जाए।
साथ दूसरी गुजारिश कर देता हूँ राइट सर, आसिफ रजा साहब आप रुकिएगा यहाँ पर। एक सवाल जो मैं डॉक्टर रमेश कुमार से करना चाहता हूँ और फिर कादर मंदोखेल साहब के सामने भी रखता हूँ। डॉक्टर साहब, आप चीनी का मसला हो, आप शुगर मिल एसोसिएशन से, जो गन्ने के ग्रोअर्स हैं उनसे, स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं करते, मुशावरत नहीं करते, एक फैसला कर देते हैं और फिर जब बहरान सर पे आता है तो फिर मुज़ाकरात करने पड़ते हैं और फिर उसके असरात जो है वो नेगेटिव निकल चुके होते हैं। यहाँ पर भी ये हुआ है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत नहीं हुई और आपने एक फैसला इंप्लीमेंट कर दिया कि गंदम उठाएं जाकर जनूबी पंजाब से, और इसके नतीजे में क्या है कि कल से हड़ताल हो रही है, बहरान होगा, फिर एक हफ्ता आवाम ख्वार होंगे, फिर आप इनके साथ बैठेंगे, मामला तय करेंगे और फायदा हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। तो पहले से मुशावरत क्यों नहीं करती हुकूमतें? असद, मैं समझता हूँ यहाँ पे फकदान जो है ना, ये मैंने अयूब खान का दौर भी वो पढ़ा था, मैं उसको कल थोड़ा सा पढ़ रहा था एक आर्टिकल लिखने के लिए। मुशर्रफ से लेके आज तक मैं खुद हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ जी, और मैंने ये सारे क्राइसिस माजी के पढ़े भी हैं और मैंने देखे भी। डॉक्टर साहब, वो पुरानी सारी हुकूमतें नालायक थी, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। देखिए, मैं समझता हूं कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जब तक नहीं होगा, जो कि नहीं है, ये प्राइस कमेटियां, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये चीजें जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। या दो चीजें होती हैं, एक तो अगर आप गवर्नमेंट इन चीजों में इंटरफेयर करना चाहती है तो गवर्नमेंट को काम ये होना चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इनके हेड है, उनके साथ बैठे, उनसे मुशावरत करे, कि उनसे पूछे कि कितनी जो है वो आपके पास। अब ये इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि प्राइस कमेटी वाले हर दुकान के ऊपर चले जाते हैं, हर फ्लोर मिल के ऊपर चले जाते हैं कि आप इतने में बेचें। अगर उसको वो चीज इतने में मिलेगी नहीं, वो बेचेगा कैसे? चीनी में भी ये मसला आता है, ये गंदम में भी ये मसला आता है। तो आप दुनिया के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती है। हुकूमत दुनिया के अंदर करने पे ग्राउंड पर नाकाम है चीजों को और अपनी पॉलिसीज को। मैं समझता हूं इसके लिए हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, दुनिया को रोल मॉडल बना के हुए। ऐसे नहीं होगा कि हम ये कब बनानी पड़ेगी सर? 3 साल हो गए, अपनी फिजिबिलिटी देखेगा। 3.5 साल हो गए। देखिए, मैं देखो, आपको अपना असद भाई पता है और मैं गलत चीजों को डिफेंड नहीं करता। ये इशू जो है ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और इनको सेटल करने के लिए रोजाना आके हम ये कर लेते हैं। हमने 2-4 को छापे मार लिए। हमारे पास रिसर्च सिस्टम ही नहीं है। हमारे पास फीड का जो काला शाकाकू जैसे इदारे बंद पड़े हैं। हमारे पास जो एक पूरा रिसर्च होना चाहिए कि हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, हमारी कंजम्पशन कितनी है। हमारे पास जो एक सिस्टम होना चाहिए, वो माजी से लेके आज तक मैं हमेशा ये बात करता हूं कि इस सिस्टम के तहत ये सिस्टम नहीं चल सकता। जो अभी आसिम भाई ने बात की है, उसकी जेन्युइन डिमांड है कि अगर मैं वहां से उसको लिफ्ट करूंगा, मेरे पास फैक्ट्री में अगर जाएगी, वहां से यहां पहुंचेगी। अगर आप मुझे कल कहोगे आप इतने में बेचो, तो मैं कहां से जो बेच सकूंगा? मैं कहां से उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंस लगाऊंगा? मैं ये जो चीजें हैं ये ऐसे नहीं चल सकती। तो उसके लिए मैं आज भी कहता हूं, ये क्राइसिस जो स्पेशली अफगानिस्तान के बाद, और दूसरा ये कि हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे चीनी की है, गंदम की है, ये एक सिस्टम होना चाहिए कि हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितनी है, अब जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन देती है, ठीक है, उसकी और हमारी मैचिंग जो है। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त गुफ्तगू करते हुए ऐसा लग रहा है आप अपोजिशन के नुमाइंदे हैं। मैंने समझा था आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आप तजावीज जो दे रहे हैं तो अपोजिशन को तजावीज देनी चाहिए, हुकूमत को। और आप तो हुकूमत है, नहीं हुकूमत के करना होता है। असद भाई, मैं ये समझता हूं, मैं सबसे पहले एक इंसान दोस्त हूं, दूसरा मैं खुद बिजनेस मैन हूं। मुझे खुद शुगर इंडस्ट्री का 95 से लेके 2002 तक आप सारे मामलों को समझते हैं, होता था। बिल्कुल सही है। मैं और मुझे इन चीजों को समझता हूं। मैं समझता हूं अगर अच्छी पॉलिसी हो, अच्छी, मैं मियां साहब के टाइम पे भी ये इशू आते थे, मैं मियां साहब को भी बताता था, मैं मुशर्रफ को भी बताता था, मगर जो लोग इर्द गिर्द होते थे, माजी में भी ये होता था, अभी भी ये होता है, जिसकी वजह से ये मसला ये है। कादिर मंदोखेल साहब, असल इश्यूज तो ये हैं जिस पर आपको बात करनी चाहिए, जिस पर आपको रैली निकालनी चाहिए, इस पर आपको तकरीरें करनी चाहिए, इसको आप पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नहीं, आप देखिए, कादिर मंदोखेल साहब प्लीज पे बात करें। कादिर मंदोखेल पार्टी तो वहां पे पैसों के ऊपर गंदम ये आवाम के मसाइल हैं। जी मंदोखेल साहब, आप डॉक्टर रमेश कुमार साहब के साथ कर रहे हो ज्यादती। अच्छा, एक शख्स गरीब आदमी है, वो एक्सेप्ट कर रहा है
कि जो कंटेनर पे चढ़ के 200 माशी टीम के साथ असद उमर उसका अरस्तू होगा और वो 3 महीने में नया पाकिस्तान बनना था, वो नहीं बन सका। आज 3.5 साल बाद भी वो चीजें होनी चाहिए बकौल डॉक्टर रमेश कुमार साहब के और पूरे पाकिस्तान के। अब आप ज्यादती कर रहे हैं रमेश कुमार के साथ। उन्होंने ये नहीं कहा कि नया पाकिस्तान नहीं बन सका। नहीं देखिए, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कादर भाई एक मिनट कादर भाई देखे, कादर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और कादर को पता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब भी ऐसे ह्यूमन राइट इश्यू हुए, ये एक ह्यूमन राइट इश्यू है। सही है, अगर बेसिक नीड, मैं अभी करक गया चीफ जस्टिस को लेके, तो मैंने ये बात की कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, क्यों नहीं उसको रॉयल्टी दी जाती। मैं समझता हूं सारी पॉलिटिकल पार्टी को ह्यूमन राइट इश्यू के ऊपर मिलकर इस पे लेना चाहूंगा। और एक दो चीजें और भी हैं जरा जी मंदोखेल साहब। अच्छा, देखिए डॉक्टर रमेश कुमार साहब सही फरमा रहे हैं। अभी हुकूमत सोच रही है कि इस सिस्टम को कैसे जान छोड़ा जाए, नया पाकिस्तान कैसे बनाया जाए, तो आप सोचने पे पाबंदी लगा रहे हो। अभी साल रह जाए या 1.5 साल रह जाए या अपोजिशन मुतहद हो जाए, चंद दिन रह जाए, मगर अभी सिस्टम ये बना रहे हैं। जब बना रहे हैं, इनकी नीयत अच्छी है, इनकी नीयत अच्छी है बकौल डॉक्टर साहब की कि वो करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अपोजिशन की बात करें, आपको पता है कि असेंबली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एमएनए हैं जो अपोजिशन से उनकी जो सोच है वो मिलती जुलती है। क्योंकि उन लोगों ने हल्के में जाना होता है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब को मुझे पता है कि तकरीबन पूरा सिंध उसका हल्का है। अब मुझे बताओ कि जो डॉक्टर साहब या दूसरे जो नूर आलम खान साहब है या डॉक्टर आमिर लाकत हुसैन है या दूसरे है, वो अपने इलाकों में जाते हैं, उनको वो कंटेनर की वादी भी याद आते हैं, उनको वो 3 महीने में नया पाकिस्तान भी याद आता है और वो चाइना का अरस्तू भी याद आता है जिसने पूरा पाकिस्तान को सेट करना था। तो बात यह है कि वो चाइना का अरस्तू तो फेल हो गया। जब फेल नहीं होता तो अब देख रहे कल परसों उन्होंने अपोजिशन को धमकी दी है कि आप इस्लामाबाद आके दिखाओ, आपको पेंटियां लगेगी। तो आप मुझे बताओ, जिस आदमी को वो अरस्तू बना के इमरान खान ने हमारे सामने पेश किए, वो तो गाली गलौज पे उतर आया। लेकिन अब सब्र करे, थोड़े दिन और है, अल्लाह करे जब पार्लियामेंट के अंदर तो अपोजिशन एक है, पार्लियामेंट से बाहर भी जिस दिन एक हो गए तो आप फिर दिन गिनते रहेंगे कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो मेरा ख्याल है असद उमर साहब की धमकी इतनी बेकार नहीं गई। उन्होंने जो धमकी दी है कि अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आपको फेंटी लगेगी, मेरा ख्याल है वो डरे, ऑपोजिशन वाकई डरी हुई है उनकी इस धमकी से, तभी तो लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं कर पा रही। तो ये इसका जवाब तो मैं लूंगा हाफिज अब्दुल्ला साहब से। लेकिन मुझे एक चीज़ ये बताते जाएं आसिम रजा साहब, वो ये है कि अब इस मसले का हल क्या है। और जब से आपने हड़ताल का ऐलान किया है, क्या हुकूमत कोई परेशान हुई है और फौरी तौर पर आपके साथ आकर बैठ गई है कि आप इस मसले को हल करें जी, हड़ताल ना करें? कोई आपके साथ राब्ता हो गया? मुख्तसरन बताइए। गुजारिश करता हूँ, देखिए इस टाइम पे ना 22 दिनों का नॉर्मली पिंडी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में स्टॉक्स होते हैं। उनके पास 7 दिन का स्टॉक है पिंडी के अंदर। अपनी इस गलती को छुपाने के लिए वो पॉलिसी की आड़ में ले जा रहे हैं, जिसका भी फैसला होना है। मैं समझता हूं कि इन्हें चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं स्पीड अप करें, गंदम पिंडी पहुंचाएं और मिल्स को लोकली गंदम दें, जिससे बाकी पंजाब और बाकी सूबों में गंदम दी जाती है, ताकि एक रेट पे पूरे पाकिस्तान के अंदर आटा मिल सके। ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये काम ना किए जाए, तो मैं समझता हूं कि ये बेहतरी इसी तरह आएगी। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। आपसे राब्ते में हैं हुकूमत के नुमाइंदे आसिम रजा साहब? जी, डायरेक्टर फूड साहब से कल बात हुई थी, उसके बाद से उन्होंने अपना एक चैनल चलाया हुआ है लोगों को डराने धमकाने का कि हम चंद मिले ले लेंगे, हम ये करेंगे। देखें इस तरह मामलात हल नहीं होते। चलिए ठीक है, शुक्रिया आसिम रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस ये जो अभी बात हो रही थी, और फिर मैं शौकत तरीन साहब की बात भी करना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि सट्टेबाज जो हैं वो 8-9 रुपए ले जा रहे हैं डॉलर में से, वरना तो 166-67 रुपए का होना चाहिए। तो ये हुकूमत है जो खुद हमें बता रही है, अमल क्यों नहीं कर रही। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब, ऐसा लगता है कि असद उमर साहब की जो धमकी है वो काम कर रही है और ऑपोजिशन खौफजदा है। फैंटी लगने से खौफजदा नहीं है, लेकिन इस बात से खौफजदा है कि हम जाएंगे, पूरी मुहिम चलाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो लॉन्ग मार्च करके हमें शायद नताइज नहीं मिलेंगे, तो नताइज ना मिलने से खौफजदा है शायद ऑपोजिशन। देखिए, अपोजिशन तौर पर अगर अपोजिशन खौफजदा होती तो अपोजिशन इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती। हालांकि हुकूमत हमेशा बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेती है। अब ये इनका अरस्तू है जो पहले वज़ीर ख़जाना रहा, इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बनाऊंगा माशी तौर पर। 5 वज़रा या 4 वज़रा ख़जाना और 6 FBR के चेयरमैन तब्दील हो गए, लेकिन मईशत दिन ब दिन ज़मीन बोस हो रही है। तमाम चीज़ें महंगी हो गई, एक चीज़ सस्ता हुआ, वो है रुपये की कीमत सस्ती हुई। इसके अलावा आप मुझे बताइए इस हुकूमत ने किया क्या? इनकी ज़बान ये है कि अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो आपको मार पड़ेगी। अच्छा, इनका शिवा ये है, या तो इनका शिवा गाली है या गोली है या डंडा है। ये आजमाई है। 126 दिन के धरने में पार्लियामेंट पर हमला, PTV सेंटर पर हमला, 18 ग्रेड अफसर की इज्जत को, पुलिस स्टेशन पर हमला, एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। और मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, पूरे मुल्क को बंद करूंगा, 7 नाफरमानी, बिल जलाना, हुंडी के जरिए पैसे भिजवाना, ये इनकी सियासत है। आपने देखा वो गुलाम सरवर 70 साल उम्र है उसकी जबान आप देखे, वो कितने अजीब किस्म की मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते हैं कि या तो जब वो आएगा पाकिस्तान या तो जेल जाएगा या तो ताबूत में आएगा। ये कोई ज़बान है जो वो इस्तेमाल करते हैं? ये सियासी ज़बान है, ये जमहूरी ज़बान है, ये कौन सी दानाई है, ये कौन सी होशियारी है, ये कौन सी जमहूरियत है? आपको मियां नवाज शरीफ साहब अगर जेल में हो तो भी आपसे हजम नहीं हो पा रहा, जब आप खुद इजाज़त दे रहे हैं। आप खुद इमरान खान कह रहे हैं कि शीरी मज़ारी रो रही थी, तुम खुद सब रो रहे थे, उनको इजाजत थी बाहर जाने की। जब आप अस्पताल में भी उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे, हजम नहीं हो रहा आपसे, बेचते हुए भी हजम नहीं हो रहा, जब वो बाहर बैठे हैं भी हजम नहीं हो रहा, जब वो वापस आते हैं भी हजम नहीं हो रहा। आप बताइए आपके रुख क्या है, आपकी विजन क्या है? आपने उसकी बात भी सुनी है जो फवाद चौधरी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है परसों। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास जो हुकूमतों में शामिल होने वाली बिजली थी, जो चाबी थी, वो चाबी जंग आलूद हो चुकी है। अब ये जंग आलूद चाबी की इस्तिलाह तो फवाद चौधरी ने इजाद की। ठीक है, हाँ, ये तजर्बा मैं मानता हूँ, ये चाबी जंग आलूद है, यानी है ये तजर्बा और ये महारत फवाद को हासिल है, क्योंकि उन्होंने मुशर्रफ के साथ भी वक्त गुजारा है। उस चाबी का भी उनको पता है, जो आपने बात की की चाबी का भी उनको पता है, असद जरदारी की चाबी का भी उनको पता है। रुपया सस्ता हुआ है, इसके अलावा कुछ सस्ता नहीं हुआ। रुपए की बेकदरी की आपने बात की है, तो मंदो खैल साहब इसमें तो हुकूमत का कसूर नहीं है। तो 8-9 रुपया तो सट्टेबाज लेकर जा रहे हैं, वरना तो 166-67 रुपये पर होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि 8-9 रुपये सट्टेबाज लेकर जा रहे हैं, तो कसूर हुकूमत का तो नहीं है। नहीं, वो ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। जब इमरान याजी साहब फरमाते थे कि 70 करोड़ में सेनेट का सीट चल रहा है बलूचिस्तान में, और फिर 70 करोड़ किससे लिए एक ठेकेदार से, और जहाँ कभी बाप पार्टी को कभी अपनी पार्टी से टिकट देते हुए सेनेट तक पहुंचा है, और ऐसे बहुत सारे सेनेटरों को किस तरह नवाजा है सबको पता है। बात यह है कि एक हुकूमत अपनी नाइली आपके सामने साबित करके बता रही है। भाई, ये सट्टेबाज को कौन कंट्रोल करेगा? ये तो आप अपनी नाइली खुद अपनी जबानी बता रहे हो कि नाइली है। और आप ये जो कहते थे कि वो जो आटा चीनी कमीशन का रिकमेंडेशन आ गया, उस केस का क्या बना? आपने क्या जहांगीर तरीन साहब को NRO नहीं दिया? क्योंकि उसने आपको दिखाई आंखें, उसने दिखाई आपको 40 MP और MNA आपकी वहां पे डर वो के, और आपने NRO दे दी है। बहुत सारी बातें, मैं हुकूमत की कौन कौन से नाली की बात करूंगा। बाकी बात ये है कि इंशाल्लाह ये इस हुकूमत को 4 दिन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितने दिन ये रहेंगे ये पाकिस्तान की मैशत को ये टाइटैनिक की तरह ये डबोते चले जाएंगे। उनको कोई फिक्र नहीं है, और मैं आपको दावे से कहता हूं तो शर्म भी कोई नहीं है, इस वजह से कि ये बड़ी डिटेल से बता रहे कि ये चीज हो रही है, जखीरा अंदोजी हो रही है। जवाब दें डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये हुकूमत का काम इत्तला देना है या अमल दरामद करके सट्टेबाजों को रोकना है? रमेश कुमार साहब,
देखें असद भाई, मैं आपको बताऊं कि 2002 से मैंने मुशर्रफ का भी दौर देखा। सर अभी की बात करें ना, आप माजी की बातें करते हैं। लास्ट हुकूमत में मौलाना साहब, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाती है, मगर किस टाइम पे ये इश्यूज नहीं थे। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपका देखेंगे पहले से अभी बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि जितने हमने वायदे किए थे वो पूरे हो गए हैं, मगर मईशत को जिस लेवल पे बेहतरी की तरफ जाना चाहिए उस लेवल के ऊपर जितने वायदे थे वो नहीं गए, मगर पहले से काफी चीजें बेहतर हुई है। मगर पाकिस्तान के अंदर एक तसलसल जो नहीं रहता, चीजें बेहतर हुई हैं लेकिन रुपया नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश कुमार साहब, कादर मंदोखेल साहब और हाफिज अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।